अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम आज लियारी का 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था। ये बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर कुछ डिजीज़ हैं जो कार्डियोवैस्कुलर हैं। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड है। वहाँ पर ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मैंने इतना बता दिया तो इसका मतलब ये है कि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये लंग से रिलेटेड नहीं है, या तो ये हार्ट से रिलेटेड है या ये ब्लड वेसल से रिलेटेड है। अब ये ब्लड वेसल की दो टाइप हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी वो होती है जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है और वेन वो होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये बेसिकली वेन की बीमारी नहीं है, ये बेसिकली आर्टरी की बीमारी होती है। होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आर्टरी है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये सबसे अंदर वाली लेयर है, फिर इसके बाहर एक लेयर होती है, फिर उसके बाहर एक और लेयर होती है। 3 लेयर से मिलकर बनती है आर्टरी भी और 3 लेयर से मिलकर बनती है वेन भी। इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो अंदर वाली लेयर है इसके नीचे जाकर कुछ मटीरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस मटीरियल के अंदर लिपिड होता है। ये अंदर वाली लेयर है जिसे हम इंटीमा भी कहते हैं और ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। ये सबसे अंदर वाली लेयर, इसके पीछे यानी इन 2 लेयर्स के दरमियान में ये मटेरियल जाकर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, जब ये मटेरियल जाकर पीछे डिपॉजिट होता है तो ये पीछे वाली लेयर तो है सख्त, ये मसल से बनी हुई है, ये इसको इस तरफ पुश नहीं कर सकता, तो ये पुश करना शुरू करता है इसको इस तरफ। तो जब ये अंदर वाली लेयर इस तरफ पुश होती है तो ये कुछ इस तरह की हो जाती है। पहले ये सीधी थी, अब ये कुछ इस तरह की हो जाएगी और ये पूरे हिस्से के अंदर ये सारा का सारा मटेरियल जिसके अंदर लिपिड होता है, जिसके अंदर वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके प्लेटलेट्स जाकर जमा हो जाते हैं, कई बार कैल्शियम जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये आपका एक प्लाक सा बन गया। दिस इज़ नोन एज एथ्रोमेटस प्लाक। अब इससे होता क्या है, पहले प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा था, अब ब्लड फ्लो जो हो गया है वो कम हो गया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। पहले यहाँ से भी ब्लड जा रहा था, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इन एरियाज से ब्लड नहीं जा रहा, सिर्फ इतना एरिया रह गया जहाँ से ब्लड फ्लो है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी ब्लड फ्लो और कम होता जाएगा। अगर ये वेसल हार्ट को सप्लाई कर रही थी तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ये वेसल जो है वो ब्रेन को सप्लाई कर रही तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बीमारी जिसके अंदर आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर जो है वो मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, ये बीमारी कहलाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर वुड बी। देखिए, पहली बात तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास 3 तरह की टर्म्स हैं। ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एक इस तरफ है जिसे मैं ए कह रहा हूँ, एक इस तरफ है जिसे मैं बी कह रहा हूँ। ए के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर के, ठीक है, और बी के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर के। ए के अंदर 25 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास सॉल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूट कह लें, सॉल्ट कह लें, ठीक है, सॉल्यूट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और बी के अंदर हमारे 50 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, ठीक है, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के। तो अब अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालें, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, सॉल्वेंट को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 25 डिवाइडेड बाय 100 और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 50 डिवाइडेड बाय 50। तो आपको पता लगेगा कि इस वाले सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ज़्यादा। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है मेनली उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सॉल्यूट न्यूमरेटर में है, जितना ज़्यादा ऊपर वाला नंबर होगा उतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई कम। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हाइपरटोनिक, हाइपर, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपोटोनिक। ये दोनों टर्म्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो सोल्यूशन ए जो है ये हाइपोटोनिक है, किसके मुकाबले में, सोल्यूशन बी के मुकाबले में। सोल्यूशन बी हाइपरटोनिक है, किसके मुकाबले में, सोल्यूशन ए के मुकाबले में। अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो जाएं, तो ऐसे 2 सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, आइसो का मतलब सेम होता है। अच्छा, अब अभी हम बात कर रहे हैं हाइपो और हाइपर की, ठीक है। अगर सपोज कर ले मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे टनल बन गई, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि इसमें से सिर्फ पानी गुजर सकता है, सॉल्यूट नहीं गुजर सकता। आपको पता है एक अदद मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वाटर की मूवमेंट होगी तो कहाँ से कहाँ होगी, देखिए ऑस्मोसिस कहता है कि वाटर वहाँ से मूव करता है जहाँ वाटर ज़्यादा है, वहाँ से मूव करेगा कम की तरफ। तो आप सिंपल से देख लें वाटर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ 100 मॉलिक्यूल है वाटर के और यहाँ 50 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, यानी वाटर हमेशा मूव करता है हाइपो से
हाइपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कर दूं बराबर, अब इन्होंने पूछा है कि इसमें क्या होगा। तो जब सिचुएशन ऐसी हो कि यहाँ पर भी 100 मॉलिक्यूल्स हो वाटर के, ठीक है, और यहाँ पर भी 100 मॉलिक्यूल्स हो वाटर के, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो, और यहाँ पर आपने दरवाज़ा बना दिया पानी के गुजरने के लिए, तो पानी गुजरेगा तो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा और यहाँ से इधर की तरफ आएगा, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स राइट टू लेफ्ट जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट आएंगे। तो आपकी नेट मूवमेंट जो होती है, फाइनल मूवमेंट जो होती है, वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है कि कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, यानी आपको कहीं का, अगर ये हमारे पास 2 बीकर हैं और इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं और इनके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, तो अगर इनका वाटर लेवल ये है ना, तो आपको वाटर लेवल राइज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इधर से वहाँ जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल इधर से वापस भी आ रहे हैं। तो जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो 0 हो जाती है। तो ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन और अ पेयर ऑफ जीन इज रेफर्ड टू एज। देखें भाई, जीन किसे कहते हैं? हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर होती है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड जीन। जिस तरह लाइट की एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, फोटॉन्स कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम के अंदर हमारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे एरियाज़ में, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें हम जीन कहते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आपको ये बात पता होगी कि ये जो दोनों बीमारियां हैं, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये इस एक पैकेट की वजह से नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम का मसला होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, और वो कौन सा क्रोमोसोम होता है? वो 21वां क्रोमोसोम होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, और वो कौन सा क्रोमोसोम होता है? वो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये जीन की वजह से नहीं हो रही, ये छोटे से पीस की वजह से नहीं हो रही, ये बड़े से स्ट्रक्चर की वजह से हो रही हैं। तो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट हैं, ठीक है। ये अभी हमारा आंसर नहीं है। इन्होंने पूछा है वो बीमारी बताएं जो एक सिंगल जीन की वजह से या फिर जीन की एक जोड़ी की वजह से होगी। ऐसी बीमारियां कहलाती हैं यूनिफैक्टोरियल। यूनिफैक्टोरियल वो हैं कि जिनके अंदर कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होती है, एक जीन होगी या एक जोड़ी होगी जीन की, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर्स होंगे जीन के जो इन्वॉल्व होंगे। इसकी एग्जाम्पल जो है बुक के अंदर आपको 2 मिल जाएंगी। एक का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, और दूसरी बीमारी का नाम है हंटिंगटन। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है? पेशेंट का एक अदर ट्रांसपोर्टर जो कि क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर होता है वो डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सीक्रीशंस हैं वो गाढ़ी हो जाती हैं। जैसे कि म्यूकस है, हमें पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है। अब ये जो म्यूकस है इसे हर कुछ वक्त के बाद क्लियर किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, और इसे फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अच्छा, अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो फिर ये बॉडी से बाहर नहीं आएगा, और जब ये बाहर नहीं आएगा तो ये अंदर ही रहेगा, तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो होते रहते हैं। सिमिलरली इनके पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी मसला होता है, वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके खाने में डाइजेशन में मसला होता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है, ये जीन के डिफेक्ट की वजह से होती है। सिमिलरली हंटिंगटन आपकी एक और बीमारी दी हुई है यूनिफैक्टोरियल डिजीज़ के अंदर। हंटिंगटन जो है ये इसके अंदर होता ये है कि बिहेवियर चेंज आने लगता है और इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सिम्टम्स जो आना शुरू होते हैं, हालांकि जीन बचपन से थी उस पेशेंट के अंदर, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं वो 40-50 साल की एज के बाद आना शुरू होती हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बॉडी पार्ट की, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, सुसाइडल बिहेवियर होने लगता है। इसके अलावा और भी बीमारियां जो आपको किसी एक जीन या जीन की एक जोड़ी की वजह से नज़र आती हैं, वो सारी की सारी यूनिफैक्टोरियल है। आपने फिनाइलकीटोन यूरिया पढ़ा है, उसके अंदर भी जीन्स का मसला होता है। सिमिलरली आपने और भी बहुत सारी बीमारियां पढ़ी होंगी। एल्केप्टोन यूरिया आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वो भी जीन की डिफेक्ट की वजह से होता है। तो ये सिंगल इसके अंदर कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व है। मल्टी फैक्टोरियल बीमारियां वो होती हैं कि जिसके अंदर जीन्स भी इन्वॉल्व हो और इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व हो। मल्टी फैक्टोरियल की 2 एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी हुई हैं। एक का नाम है डायबिटीज़। देखें, डायबिटीज़ जो है आप सुनते हैं कि फैमिली के अंदर रन करता है, तो इसका मतलब डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली के हर मेंबर को डायबिटीज़ हो जाता है। ऑल्दो उसके पास जीन्स होती हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो अगर एक शख्स की फैमिली में डायबिटीज़ है, लेकिन वो शुरू से अपनी डाइट का ख्याल रखे, एक्सरसाइज करे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, तो उसे डायबिटीज़ नहीं होगा। इसका मतलब ये खाली जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके अंदर इन्वायरमेंट का रोल भी है। सिमिलरली एज़मा, जिसे अस्थमा पढ़ते हैं, ठीक है, एज़मा के अंदर एक तो आपको पता है कि ये फैमिलीज़ के अंदर होता है, यानी एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनके अंदर एज़मा होता है। और फिर दूसरी चीज़
जिनको एज़मा होता है उन्हें हर वक्त सांस लेने में मसला नहीं होता, बल्कि उन्हें किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से होती है। तो अगर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर अवॉइड करें, डस्ट, अगर किसी को डस्ट से एलर्जी और वो डस्ट को अवॉइड करता है तो उसके अंदर एज़मा की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सिम्टम्स जो है वो नहीं आएंगे। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक तरफ तो जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है और एक तरफ इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। जो यूनिफैक्टोरियल बीमारियां होती हैं इनके अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता कि इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो नहीं बनता। अब नहीं बनता तो नहीं बनता, चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास चैप्टर 9 के अंदर ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे, यूनिफैक्टोरियल और मल्टीफैक्टोरियल। फंजाई हुज ग्रोथ इज फेवर्ड बाय फायर इस कॉल्ड, ये चैप्टर नंबर आई थिंक 12 के अंदर मौजूद है, जहाँ पर इकोसिस्टम के टॉपिक्स हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर मेरे ख्याल में ये मौजूद है। कुछ शायद डेजर्ट इकोसिस्टम में है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर कहीं पर है। तो होता क्या है कि जंगल में जब आग लग जाती है तो पेड़ वगैरह जो हैं, प्लांट्स वगैरह जो हैं वो मर जाते हैं, लेकिन यही फायर जो है ये प्रमोट करती है ग्रोथ एक फंगस की, और उस फंगस का नाम होता है पायरोफिलस। पायरो का वर्ड जो है ये हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिलस का वर्ड जो है ये बेसिकली लविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पायरोफिलस जो है ये वो फंगस है, ये बुक के अंदर मिल जाएगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायोटिक वो होता है जो लिविंग होता है, एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको वो ढूंढना है जो एबायोटिक ना हो, यानी आपको ढूंढना है क्या, आपको ढूंढना है लिविंग, ठीक है। अच्छा, ये तीनों फैक्टर्स ये आपको मिल जाएंगे, एबायोटिक और बायोटिक के आपको चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में मिल जाएंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आती है आपकी सनलाइट आ जाती है, आपकी विंड आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है। तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट है। हमें ढूंढना है बायोटिक, हमें वो ढूंढना है जो एबायोटिक ना हो। एडाफिक फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी एरिया की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उससे रिलेटेड होते हैं। मिट्टी का कंटेंट क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद है, कितना फर्टाइल है वो, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एडाफिक फैक्टर्स कहलाते हैं, ये भी नॉन लिविंग है। टोपोग्राफिक फैक्टर, ये टोपोग्राफिक नहीं है, ये टोपोग्राफिक है, टोपोग्राफिक क्या लें, टोपोग्राफिक, ये वहाँ की ज़मीन से या सरफेस की स्टडी होती है, सरफेस टेक्सचर की स्टडी होती है, कहाँ पे ढलान है, कहाँ पे स्लोप है, कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से नीची है ज़मीन, कहाँ पे कितना एक्सपोजर हो रहा है सनलाइट का, तो ये भी नॉन लिविंग कंपोनेंट के अंदर आता है। तो बच गया एक। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली लिविंग होते हैं, ये एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ एल्जी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और ये किसी भी इकोसिस्टम के हमारे पास यूजुअली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वहाँ के पाइनियर्स होते हैं, यानी पहले ये आते हैं वहाँ पे, और ये चूँकि अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसमें एल्जी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, तो इनके आने के बाद फिर इनको खाने वाले आते हैं, फिर वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये लिविंग कंपोनेंट है। द डिजीज़ नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ये 10 बार मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके होंगे, पिछले पेपर्स के अंदर भी जो है ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है यानी रात में नज़र आने में इशू जो होता है वो बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी थी जो पढ़ी थी हमने, जिसका नाम है बेरी, मस्कुलर और न्यूरल वीकनेस होती है, जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है दैट इज़ नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर जो है ये गम ब्लीडिंग होने लगती है, बिकॉज विटामिन सी जो है ये रिक्वायर्ड होता है एक तरह की प्रोटीन बनने के लिए। प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, बोन्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, ये प्रोटीन कहलाती है कोलेजन। कोलेजन बनने के लिए, कोलेजन को स्ट्रांग होने के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर हो जाता है रिकेट्स, जिसमें बच्चों की बोन्स जो हैं वो मुड़ जाती हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। तो भाई पहली बात, कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो छोटे यूनिट मिलते हैं, ठीक है। ये एक छोटा यूनिट है ए और ये दूसरा छोटा यूनिट है ए, ठीक है, ये एक जैसे हैं। अब ये दोनों मिलना चाह रहे हैं, ये दोनों इस तरह से मिलें कि इनके मिलने के प्रोसेस में एक चीज़ रिलीज़ हो। वो क्या चीज़ है? वो है वाटर। होता क्या है, इसके पास लगा हुआ था हाइड्रोजन, इसके पास लगा हुआ था OH, ठीक है। अब इनको अगर आपस में जुड़ना है तो इन्हें किसी ना किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, और ये दोनों आपस में मिलके बना लिया इन्होंने वाटर। और जब जगह बन गई, यहाँ पर भी जगह बन गई, एक बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर जगह बनी, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटा है तो जगह बन गई, तो ये
छोटा सा यूनिट इस छोटे से यूनिट के साथ कंबाइन हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर दो मोनोमर्स, ये छोटे यूनिट कहलाते हैं मोनोमर्स, दो मोनोमर्स इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके जुड़ने के नतीजे में वाटर रिलीज हो। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। आपने प्रोटीन बनने का प्रोसेस अगर पढ़ा हो तो ये अमाइनो एसिड होगा, ये भी अमाइनो एसिड होगा, दो अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़ते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब अगर इसको हम अभी इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये कंडेंसेशन था। अब अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएं, यानी एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, आप इसे तोड़ना चाहें तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? जो चीज़ निकली थी वो ऐड करनी पड़ेगी। आप वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ OH लग जाएगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ये चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर दोनों टर्म्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कंडेंसेशन का ही दूसरा नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन में हो क्या रहा है, कोई चीज़ बन रही है तो सिंथेसिस हो रहा है और वाटर निकल रहा है, वाटर जा रहा है इसमें से, तो डिहाइड्रेशन हो रही है। वाटर का रिमूवल डिहाइड्रेशन कहलाता है। बाकी पॉलीमराइजेशन किसी भी पॉलीमर के बनने को कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें छोटे छोटे यूनिट जुड़ रहे हैं और ये मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन ही कहलाता है। वेपराइजेशन बहुत सिंपल है, किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। मैं पहले ज़रा डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझा। देखिए हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक सेल है और ये पार्टिकल है जो सेल के अंदर आना चाह रहा है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल सेल की तरफ मूव करेगा, सेल की मेम्ब्रेन जो है ये इसके अराउंड फोल्ड होगी। ये सेल की मेम्ब्रेन सीधी थी, अब ये पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहा है तो ये सेल की मेम्ब्रेन इसके अराउंड फोल्ड हो रही है। ये फर्दर अंदर आ रहा है तो अब देखें सेल की मेम्ब्रेन यहाँ से और यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगी, यानी इसको रैप करने की कोशिश करेगी। तो ये इस तरफ से भी अंदर आ रही है और ये इस तरफ से भी अंदर आ रही है। फिर होगा क्या, इस पार्टिकल के अराउंड वाली जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो जाएगी, तो ये पार्टिकल एक बैग के अंदर आ जाएगा और ये जो बाकी मेम्ब्रेन थी ये आपस में फ्यूज़ हो जाएगी, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट बन जाएगा। दिस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर आने का प्रोसेस जो है यहाँ से हम इस डायरेक्शन के अंदर जो गए हैं ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आना। इसी एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कोई सॉलिड पार्टिकल अंदर आता है और पिनोसाइटोसिस के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। अब अगर हम पहले हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गए थे, अब अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएं, यानी सेल के अंदर कुछ पार्टिकल मौजूद था, अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका बिल्कुल रिवर्स होता है। ये बैग मूव करेगा मेम्ब्रेन की तरफ, ये बैग जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पर एक दरवाज़ा बनेगा और ये पार्टिकल जो है ये इस दरवाजे से बाहर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। यही पूछा गया था यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन, ये बैग जो है ये जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है और मटेरियल आउट जाता है सेल से, ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ डेथ रेट इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट। देखिए भाई, अगर आप किसी बैक्टीरिया को एक डिश के अंदर रखें जिसमें उसके खाने पीने की तमाम चीज़ें हों, ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, सपोज कर लें आपने कोई 10 बैक्टीरिया रखे हैं, ठीक है, तो ये 10 बैक्टीरिया मौजूद हैं। आप जब इन बैक्टीरिया को देखेंगे तो कुछ वक्त तक आपको नजर आएगा कि ये 10 के 10 हैं, इनका नंबर जो है ये इंक्रीज नहीं हो रहा। ये जो हमारे पास फेज़ होता है कि जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को सिर्फ तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए या अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा होता, ये वाला फेज़ कहलाता है लैग फेज़। तो ये लैग फेज़ वो फेज़ है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया अभी अपने आप को तैयार कर रहा है, अभी उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद अगला फेज़ आपको नजर आता है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये जो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं इसे हम कहते हैं लॉग फेज़। नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और बहुत थोड़े से बैक्टीरिया होते हैं जो मर रहे होते हैं, ये काम होता है लॉग फेज़ में। लैग में क्या हुआ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। लॉग में क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है। उसके बाद एक वक्त आपको नज़र आता है कि ग्रोथ रेट या मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो डेथ रेट के बराबर आ जाता है, यानी जितने नए बैक्टीरिया आ रहे हैं उतने पुराने बैक्टीरिया मर रहे हैं, ये कहलाता है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ के अंदर दोनों बराबर हो जाते हैं, जो ग्रोथ है वो डेथ के बराबर हो जाती है।
उसके बाद चूंकि इसके अंदर मटेरियल ख़त्म होता जा रहा है, इस डिश के अंदर हमने जो मटेरियल बैक्टीरिया को दिया था, खाने पीने की चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं, तो अब ग्रोथ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट बढ़ जाता है। तो जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाए ग्रोथ रेट से, वो फेज़ कहलाता है डेथ फेज़, या इसे हम डिक्लाइन फेज़ भी कहते हैं। तो चाहे डेथ फेज़ कह लें चाहे डिक्लाइन फेज़ कह लें, ये वो फेज़ है कि जब ग्रोथ कम हो जाएगी और नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो मर रहे होंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन लिया गया है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से। ये एज इट इज़ ये पूरा जो चार्ट है ये वहाँ पर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग इवेंट्स इन दी अबव गिवन डायग्राम। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है गैमेट्स बनते हैं। एनिमल की लाइफ स्टार्ट होती है स्पर्म से और ओवम से। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास बनता है एक सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट एक सेल होता है, ये डिवाइड होता है। उन डिविजन्स को हम नाम देते हैं क्लीवेज का। एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, फिर 16 बनते हैं, फिर 32 बनते हैं। ये तमाम डिविजन्स क्लीवेज कहलाते हैं। क्लीवेज के बाद क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं मोरोला। मोरोला के बाद एक स्टेज आता है जिसमें 2 लेयर्स बनती हैं सेल की, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोला। ब्लास्टोला के बाद एक स्टेज आता है कि जिसके अंदर 2 के बजाय 3 लेयर हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोला। ठीक है, ये मैंने डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अब अगर यहाँ देखें तो गैमेट फॉर्मेशन हुई, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो कहीं पर हमें जाइगोट नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब जाइगोट ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। जाइगोट के बाद जाइगोट एक सेल होता है। अब इसके अंदर जो डिविजन होती हैं 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, ये डिविजन्स कहलाती हैं क्लीवेज। इसका मतलब यहाँ पे क्लीवेज आना चाहिए। तो शुरू में क्लीवेज कहाँ पर अच्छा एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है, गैमेट फॉर्मेशन को इन्होंने नाम दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन का। जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट से पहले होता है, तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन पहले नंबर पे दिया हुआ है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बन गया। अब जाइगोट डिवाइड होगा, उन डिविजन्स को हम कहते हैं क्लीवेज। तो यहाँ पर आना चाहिए क्लीवेज, तो ये आ गया क्लीवेज। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्लीवेज के बाद जो है हमारे पास या तो मोरोला बनेगा, मोरोला कहीं नज़र नहीं आ रहा, या ब्लास्टोला बनेगा 2 लेयर वाला, ब्लास्टोला कहीं नज़र नहीं आ रहा, या गैस्ट्रोला बनेगा। ब्लास्टोला के बनने को ब्लास्टोलेशन कहते हैं, गैस्ट्रोला के बनने को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रोलेशन हमें नज़र आनी चाहिए, तो ये गैस्ट्रोलेशन है। गैस्ट्रोला जब बन जाता है तो गैस्ट्रोला में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इन तीनों से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स का बनना कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस होना चाहिए। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है और यही हमारा करेक्ट आंसर है।